आप लोग में से बहुत सारे लोगों के पास यस बैंक का शेयर होगा और आपने पिछले 2 या 3 साल से इसको होल्ड करके रखा हुआ होगा, या तो फिर अभी आप फ्रेश बाय करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। और इस बैंक की शेयर प्राइस 400 से 14 रुपीज़ में आ गई है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आगे क्या करना है इस कंपनी के शेयर के साथ, कि उसको बाय करें, होल्ड करें या बेच दें। तो आइए इस प्रेजेंटेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में यस बैंक के साथ क्या होने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो चलिए समझते हैं यस बैंक के साथ ऐसा आखिर हुआ क्या कि 400 रुपये का शेयर 14 रुपये पे आ गया। तो ऐसा क्या हुआ था यस बैंक के साथ? तो यस बैंक के जो को फाउंडर थे राणा कपूर, उन्होंने लोन दिया, 36,000 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया। तो लोन देने से कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन आपको लोन देने से पहले स्टडी करना होता है कि आप किसको लोन दे रहे हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, क्रेडिट वर्दिनेस है कि नहीं वो पर्टिकुलर बंदा या पर्टिकुलर कंपनी, और उसका पास हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री कैसा रहा है, वो सब कुछ स्टडी करना होता है किसी को भी लोन देने से पहले, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। तो उन्होंने ऐसी ऐसी कंपनी को लोन दिया जिनके पास फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं थे, लाइक फाइनेंशियली बहुत बुरी हालत में थे, बहुत ज़्यादा हैवी लोन था पहले से ही। जैसे कि रिलायंस के अनिल, जो धीरूभाई अंबानी की जो ग्रुप है रिलायंस के, उसको लोन दिया था, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में थी और वो एलिजिबल नहीं थे कहीं से और फंड रेज करने के लिए। बट वैसे वैसे कंपनी को इस बैंक ने लोन दिया, और हुआ क्या, ये सारी की सारी कंपनी डूबने लगे, लाइक DHFL, देन SL ग्रुप, ILNFS ट्रांसपोर्ट कंपनी, जेट एयरवेज और CG पावर, कॉक्स एंड किंग, BB खतान, ओमकार रियल्टर, रेडियस डेवलपर, ये सब की सब कंपनी डूब चुकी है। और उस डूबने से, कंपनी डूबने से क्या हुआ कि सारा का सारा यस बैंक का जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल दो, या तो लोन के तौर पर जो कंपनी ने दिया था इन्हें, वो सब के सब पैसे डूब गए। तो डूब गए तो क्या हो गया, अब बैंक के पास कहाँ से पैसा आता है? लोगों का पैसा होता है, बैंक तो खुद प्रिंट नहीं करती पैसे। अब छोटे छोटे डिपॉजिटर होते हैं या तो कुछ FD होते हैं जहाँ से बैंक को पैसा मिलता है, ठीक है। अब उस पैसे को तो बैंक को रिटर्न करना है, जब भी कोई इंडिविजुअल, जो भी कोई इंडिविजुअल ने डिपॉजिट किया था अपने सेविंग अकाउंट में या FD में, जब वो रिटर्न मांगेगा बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा। और बैंक कैसे क्या करता है, उस पैसे से अपना रिटर्न जनरेट करता है, ठीक है। कैसे जनरेट करता है, वो आगे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है दूसरे कंपनीज को, ठीक है। तो कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो इंटरेस्ट पे करती है, और इन रिटर्न बैंक भी आप कुछ प्रॉफिट रख के आपको FD में जो इंटरेस्ट मिलता है या सेविंग में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको दे देता है। तो बीच में आपको एक मार्जिन जो होता है वो बैंक को मिल जाता है, वही बैंक का मेन प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ पे कि बैंक तो डिपॉजिटर से पैसा ले लिया है और ख़राब कंपनी में दे दिया है लोन, और बैंक का क्या हुआ, सारा का सारा पैसा डूब गया। और बट एट द सेम टाइम लाइबिलिटी उतना ही है जो कि डिपॉजिटर को वापस मिलना चाहिए। वाह, ये फंडा से बैंक का काफ़ी हालत ख़राब हो गया। तो यहाँ पे ऐसा राणा कपूर इसलिए क्या, उन्होंने इस सब कंपनी से कुछ पर्सनल फेवर लिया कि अपने उनकी कुछ अलग कंपनीज थी जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको लोन दे दूंगा। एक सॉर्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक टेक्निक उन्होंने यूज़ किया। इस फ्रॉड में वो पकड़ा गए, उस वजह से बैंक काफ़ी नीचे गिर गया, क्योंकि बैंक के पास जो एक्चुअल जो वैल्यू जितना होना चाहिए उतना वैल्यू नहीं था। NP जितना दिखा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा गुना MP था। उस वजह से जब ये न्यूज़ डिस्क्लोज हुआ तो बैंक का शेयर काफ़ी गिरने लगा। ये बैंक का हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था और ये बैंक क्लोज होने वाली थी, ठीक है। बट अगर होता क्या, अगर ये प्राइवेट बैंक अगर क्लोज हो जाता, अब देखिए क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, बैक टू बैक इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे बैंक ने सफ़र किया है। और अगर ये प्राइवेट बैंक भी अगर सफ़र करता, बंद हो जाता, पब्लिक का पैसा वापस नहीं मिलता, तो लोगों का भरोसा उठ जाता फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर से, RBI के ऊपर से, ठीक है। इसलिए इस बैंक को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था गवर्नमेंट के लिए। किसी भी हाल में नहीं करते तो क्या होता, पब्लिक ट्रस्ट करना बंद कर देते कि आपका पैसा सेफ ही नहीं, बैंक में पैसा रख दो, आपका बैंक से पैसा डूब जा रहा है तो मतलब फिर आप पैसा कहाँ रखोगे, घर पे तो नहीं रखोगे, अलाउ भी नहीं घर पे ज़्यादा पैसा रखना, कि तो बोलोगे वो ब्लैक मनी है, कुछ भी आप नहीं रख सकते। कैश ट्रांजेक्शन भी इकोनॉमी में ज़्यादा करना अलाउ नहीं, आपको बैंक के थ्रू ही करना है। और बैंक में पैसा डालोगे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आप तो बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे।
तो वो नहीं हो सकता था, इसलिए आरबीआई ने खुद डिसीजन लिया कि हम ये बैंक को सेव करेंगे और एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के साथ आया। ठीक है, तो अब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कैसा है कि ये सब सारे बैंक जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक के पास 48% शेयर है येस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक जो कि प्राइवेट कंपटीटर्स बैंक है, ये सब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, बट ये सब बैंक आपके पास येस बैंक का शेयर है। आप सबकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई इस बैंक के अंदर, जस्ट बिकॉज हमें ये बैंक को सेव करना है। तो क्या होता है कि अगर ये बैंक सेव नहीं होता, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर भी अफेक्ट होंगे, एचडीएफसी बैंक के कस्टमर भी अफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंक से पूरा का पूरा भरोसा चले जाएगा, इसलिए इसको सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये इस टेक्निक से आरबीआई आया और आरबीआई 50,000 करोड़ का लोन भी दिया येस बैंक को, ताकि वो स्टेबलाइज कर सके अपने परफॉर्मेंस को, और ये सब बैंक से भी उनको इन्वेस्टमेंट मिला है। तो ये आरबीआई का रिकंस्ट्रक्शन स्कीम था जो कि काफ़ी अच्छा रहा है, पॉजिटिव साबित हुआ येस बैंक के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं अभी प्रेजेंट के फाइनेंशियल नंबर क्या बोलते हैं येस बैंक के बारे में। लाइक हम लोग कुछ हाइलाइट्स देखेंगे जो कि नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं कि एट प्रेजेंट कंपनी ये येस बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है एक साल के बाद। जब एक साल पहले जब रिकंस्ट्रक्शन हुआ था बैंक का, उसके बाद से क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है बैंक के अंदर, या तो फॉल हुआ है बैंक के अंदर। चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं ताकि उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आगे फ्यूचर में ये बैंक कैसा परफॉर्म कर सकती है और उनका क्या एक्सपेक्टेशन है खुद के साथ। तो 2021 में बैंक ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। अपने की इंडिकेटर्स जो है बैंक के, वहाँ पे सब जगह में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है कोविड-19 के बावजूद। वो भी लाइक कोविड-19 बहुत टफ टाइम रहा है एक इंडिविजुअल के लिए, कंपनीज के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए, हर एक आदमी के लिए काफ़ी टफ टाइम रहा है। उसके बावजूद भी येस बैंक ने पॉजिटिव परफॉर्म करके दिखाया है की एरियाज में। ठीक है, क्या है वो की एरियाज? लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का 5,000 करोड़ में है, जो कि 42% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। क्यों ग्रोथ हुआ? क्योंकि जो उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम था उसमें ग्रोथ देखने को मिला है और उनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थी वो कम हुई है। जो बैंक के डिपॉजिट्स थे, लाइक डिपॉजिट बैंक में कैसे आता है मेजर डिपॉजिट, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उसको बोलते हैं कासा, CASA। तो डिपॉजिट जो है बैंक का ग्रो हुआ है 11% से, जो कि अभी है 1,63,000 करोड़ के आसपास। 11% ग्रोथ हुआ क्वार्टर एंड क्वार्टर में एंड 55% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर में। ठीक है, और ऑलमोस्ट लाइक 6.5 लाख न्यू अकाउंट्स ओपन हुए कासा के अंदर। और जो बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वो 102% में है 162% में से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 100% मतलब क्यों 102 क्यों बेटर है 162 से? चलिए समझते हैं इसको। क्रेडिट डिपॉजिट क्या होता है, मतलब जब बैंक को जो डिपॉजिट मिला, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट होल्डर या कोई भी बैंक अकाउंट जो होल्डर होते हैं, सपोज बैंक में वो डिपॉजिट हुआ है 1,000 रुपये। ठीक है, कोई किसी लाइक पूरे सब जितने भी अकाउंट होल्डर सब ने मिलाकर टोटल 1,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया है, लेकिन बैंक ने जो आगे लोन दिया है वो 1,600 रुपये का लोन दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो 600 जो एक्स्ट्रा लोन दिया है, वो जो 600 है वो बैंक को महंगा पड़ता है लोन देना। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि वो जो आपको जो इंटरेस्ट देगा वो कम देगा, लेकिन जो 600 जो किसी और सोर्स से जो बैंक अरेंज करके दिया होगा लोन, वो महंगा होगा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा जो आप अपने डिपॉजिटर्स को देगा वो। ठीक है, सपोज वो आपको आपके अकाउंट में 4% इंटरेस्ट दे रहा है तो 1,000 रुपीज़ में, तो बाकी की जो 600 रुपीज़ है उसमें वो 5% या 6% इंटरेस्ट दे रहा होगा, तो उसको वो पैसा तो महंगा पड़ रहा है। तो लेकिन जो इंटरेस्ट वो कलेक्ट करेगा आगे की पार्टी से, जो भी कंपनी को लोन दिया होगा, वो तो एक ही परसेंटेज चार्ज करेगा, सपोज 8% है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, आगे के 1,000 रुपये में उसको 4% का कमाई हुआ, नेक्स्ट जो 600 रुपये थे उसमें से उसको 2% का कमाई हुआ, तो यहाँ पे बैंक का कमाई कम हुआ। तो यहाँ पे CD रेशियो इसलिए अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी लोन बैंक का जा रहा है सबका सब डिपॉजिटर्स के मनी से ही जा रहा है, तो बैंक के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट बैंक के अंदर बढ़ेंगे, तब बैंक पूरे के पूरा जितने भी लोन का डिमांड है डिपॉजिटर्स के ही अमाउंट सबको फुलफिल कर पाएगा, उनका एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड को रेज नहीं करना पड़ेगा, जो कि बैंक के लिए काफ़ी चीप रहेगा। तो यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, वो बहुत अच्छी बात है। बैंक ने
रिकवरीज भी की है, कैश रिकवरीज की है एनपीए के अंदर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो था वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट को देखने को मिला है। अराउंड 5,000 करोड़ का रिकवरी हुआ है FY21 में। एंड सिर्फ लास्ट क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 2,000 का रिकवरी हुआ है। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर बैंक डूबे हुए पैसे को, लाइक जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो सबको निकाल पा रही है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है और काफ़ी फ़ायदा होगा बैंक को इससे। और बैंक का डिस्पाइट इतना ख़राब टाइम होने के बावजूद भी नंबर 1 अभी तक है इंडिया में यूपीआई के अंदर। यूपीआई को पता होगा ना, जब यूपीआई पेमेंट करते हैं पेटीएम या गूगल के थ्रू, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो हैंडल होता है वो येस बैंक के थ्रू ही होता है, जो कि 45% यहाँ पे मार्केट शेयर है। ऑल्टो इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं है बैंक को कुछ, लेकिन लीडर है इसके अंदर बैंक। जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है FY21 में, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अभी जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की है 7,500 करोड़ में, जो कि 9% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर पे। रिटेल एसेट भी बैंक का इंक्रीज हुआ है 23% से ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ में है। एंड जो बैंक का जो फी इनकम है उसमें भी ग्रोथ हुआ है 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 21% ईयर ऑन ईयर पे। एंड लास्ट क्वार्टर में जो था वो हाईएस्ट था बैंक के लिए, ये परफॉर्मेंस लाइक हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है फी इनकम। तो यहाँ पे भी बैंक अलग काफ़ी सोर्सेज से अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो लाइक बैंक अपने हर एक तरीके से जहाँ से पैसे निकाल सकती है उसको निकालने की कोशिश कर रही है। लाइक एनपीए से बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी इनकम को सीडी रेशियो को इम्प्रूव करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है, फी के थ्रू अपने इनकम को इम्प्रूव कर रही है। तो हर एक जगह इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोन की तरफ, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ है येस बैंक के साथ, पास्ट में जो लोन बुक है वो ज़्यादा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रिटेल एंड एमएसएमई एंड बिग कॉर्पोरेट्स के बीच में। लाइक ज़्यादा कंसंट्रेशन हमेशा बिग कॉर्पोरेट्स के ऊपर रहा है बैंक का, और जहाँ पे मेजर एनपीएस हुआ है येस बैंक के अंदर, जहाँ से बैंक को बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट हुआ है। तो बैंक अभी क्या कोशिश कर रहा है, अपना लोन बुक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और अपना रेशियो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है रिटेल, एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट के बीच में। लाइक हर एक जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर बिग कॉर्पोरेट्स के अंदर या तो सिर्फ पर्टिकुलर रिटेल के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोन का। तो बैंक का वो प्लान है और उसी का इम्प्रूवमेंट बैंक कर रहा है, और ये इम्प्रूवमेंट FY21 में देखने को मिला है, ठीक है। लाइक 51% लोन गया है रिटेल एंड एमएसएमई के अंदर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। एंड 700 बेसिक पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड फोर्थ क्वार्टर में 12,000 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट हुआ है सिर्फ ये रिटेल एंड एमएसएमई के अंदर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक जो प्लान कर रहा है वो अपने नंबर्स के साथ उसको प्रूफ भी कर रहा है, शो भी कर रहा है। तो प्लान जो बैंक का जो प्लान है वो खाली नहीं जा रहा है। और जो नेट एडवांसेस टोटल ऑलमोस्ट लाइक 1,67,000 करोड़ का नेट एडवांसेस है, जिसमें कि रिटेल एंड एमएसएमई के अंदर में है, ठीक है। और रिटेल डिस्बर्समेंट बैंक अभी ऑल टाइम हाई में है, लाइक 7,500 करोड़, एंड एमएसएमई के अंदर 4,600 करोड़ के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाई है। और बैंक इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर में। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड लोन होगा तो ऑटोमेटिकली एनपीए कम होने लगेगा बैंक का, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जो है लोन का वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। बैंक की लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी काफ़ी बेहतर है 122% में, जो कि स्टैंडर्ड है से हाई है। स्टैंडर्ड 80 to 100% होना चाहिए, उससे ऊपर ही है, तो अच्छी बात है ये। और जो कैपिटल होता है बैंक का CET1 रेशियो बोलते हैं, वो कंफर्टेबल है 11.2% में, जो कि नॉर्मली RBI के हिसाब से 4.5 या 5.5 में होना चाहिए, जो कि रिस्क वेटेड एसेट जो भी होता है। बेसिकली CET1 क्या होता है, जो कि कंपनी का कॉमन इक्विटी शेयर होता है, उसको हम CET1 बोला जाता है। ये बैंक में इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ साल पहले, ताकि हम बेटर जज कर पाएँ कि कितना रिस्की है बैंक का हालत, फाइनेंशियल पोजीशन हम देख के समझ पाए। तो बेसिकली रिस्की इन्वेस्टमेंट का 5.5% तक होना चाहिए, लेकिन ये 11% है, तो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैंक का कम हुआ है, जो कि अभी 5,700 करोड़ में है, जो कि 14% डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, 66% से 54% है। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिला फाइनेंशियल नंबर से, हाईलाइट से पिछले साल के, कि जहाँ पे बैंक का इनकम है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जहाँ पे बैंक का कॉस्ट लग रहा है वहाँ पे गिरावट आ रहा है।
जहाँ से बैंक को कलेक्ट करना है डूबे हुए पैसे को, उसको भी कलेक्ट कर पा रहा है। तो काफ़ी जगह पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन सब जगह पॉजिटिव है उसका मतलब ये नहीं कि बैंक अच्छा ही परफॉर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे चलिए समझते हैं और क्या हो सकता है बैंक के साथ, कैसे गारंटी है बैंक अच्छा करेगा कि नहीं है। चलिए समझ आगे की प्रेजेंटेशन में देखते हैं क्या होता है। तो बैंक की शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है अभी नेक्स्ट ईयर, लाइक FY21 के लिए बैंक के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहती है, कैसे रिवाइव करेगी खुद को। तो बैंक का सबसे पहला टारगेट है स्टेबल डिपॉजिट अचीव करना, जो ठीक है, ताकि अपनी जो CD रेशियो है, मैं बताया था क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को इम्प्रूव कर सके और उसको 100 से नीचे लेके आ सके। तो चलिए समझते हैं कि CD रेशियो 100 से नीचे होने से क्या फ़ायदा है। सपोज आपके पास लोन का डिमांड है 1600 रुपये का, जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन आपके पास 2000 रुपये का डिपॉजिट है, ठीक है। तो काफ़ी कंफर्टेबल, आप आराम से 1600 को दे सकते हो, लो एकदम सबसे लोएस्ट कॉस्ट में, ठीक है। आपको कैपिटल रेज करने में बहुत कम कॉस्ट लगा, क्योंकि डिपॉजिट खुद आके डिपॉजिट किया, आप उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हो, लेकिन आप आगे हाई इंटरेस्ट अच्छे से चार्ज करते हो, तो वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आपको लोअर देन 100% है तो बहुत अच्छी बात है वो। ये कैसे होगा, जब अपना कासा रेशियो इम्प्रूव होगा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट इंक्रीज होगा तो उसी से CD रेशियो इम्प्रूव होगा, तो ठीक है। तो मोर देन 30% बैंक टारगेट कर रहा है अभी। FY 2022 में बैंक का लोन बुक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 15% से ग्रोथ होना चाहिए, और ज़्यादा फोकस किया जाएगा रिटेल एंड MSE सेक्टर के अंदर में, ठीक है। और बैंक अपना होलसेल बैंकिंग भी वापस से रिज्यूम कर रहा है, जो कि बेसिकली जहाँ पे कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया जाता है मेनली। तो 2022 में कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स जो कि बैंक को अच्छा ग्रोथ देगा, वो है कंटिन्यूस फोकस ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमने पास्ट ईयर पे देखा है वो कंटिन्यू रखना है फ्यूचर ईयर्स में भी, तभी बैंक का परफॉर्मेंस बूस्ट हो पाएगा फ्यूचर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव होगा, जब हम अपने मार्जिन्स इम्प्रूव करेंगे। मार्जिन्स कैसे इम्प्रूव करेंगे, जब हम अपने CD रेशियो को इम्प्रूव करेंगे नेट, ठीक है, तभी जाके अपनी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा, जिसको NIM बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बैंक को काम कर रही है और को पॉजिटिव भी जा रहा है, हमको देखने को मिल रहा है नंबर्स। तीसरी पॉइंट है कि मिनिमम रिकवरी ऑफ 5000 करोड़ टू 2022 में भी करना, लाइक जैसा कि बैंक 2021 में 5000 का करोड़ का रिकवरी किया है, वैसा सेम टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए भी है। तो इससे क्या होगा, बैंक के पास जो डूबा हुआ पैसा, उससे जब कैश फ्लो आने लगेगा तो बैंक का ईजी हो जाएगा, और ये डूबा हुआ पैसा तो अपने पास रखेगी नहीं, बैंक आगे भी लोन देगी, ठीक है। डूबा हुआ पैसा जो था आपके पास, अपने उससे अगर 10% 12% इंटरेस्ट कमाने लग गया तो बहुत फ़ायदेमंद है बैंक के लिए। तो ये 3 फैक्टर्स जो है वो बैंक का परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाली है आने वाले टाइम पे, ठीक है। और रिटेल मिक्स जो जिसमें बोला था वो 60% का होना चाहिए। रिटेल एंड MSME का जो परसेंटेज वो 60% तक बैंक का टारगेट है पहुंचने के लिए। लाइक सपोज अगर बैंक 1 लाख लोन दे रहा है, टोटल 1 लाख का लोन देना है बैंक को, तो 60% रिटेल एंड MSME के अंदर जाना चाहिए, 40% सिर्फ कॉर्पोरेट्स के अंदर जाना चाहिए। बैंक का वो टारगेट है, ठीक है। वो कैसे होगा, जब बैंक फोकस करेगा मोर की कैसे हम 20% का रिटेल में भी टारगेट करें, लेकिन रिटेल MSE में ज़्यादा फोकस करके ही उसको अचीव कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो कासा रेशियो बैंक जो है 40% तक भी टारगेट कर रही है, प्लस 40% कैसे होगा, जब हम बैंक रिज्यूम करेगी कॉर्पोरेट साइड में, जैसे हमने पहले देखा था कि होलसेल बैंकिंग, वैसे कॉर्पोरेट में अगर टारगेट करेगी तो तभी वो हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि मल्टीपल अकाउंट एक बार में ओपन हो जाते हैं, लाइक बहुत सारे अकाउंट, तो इससे बैंक का खासा रेशियो बहुत जल्दी से इंप्रूव होता है कंपेयर टू अगर बैंक इंडिविजुअल कस्टमर को टैप करने लगे। तो रिटर्न ऑन एसेट को भी बैंक को इम्प्रूव करने का टारगेट 1 to 1.5%, ठीक है। वो कैसे होगा, जब बैंक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा, तब जाके बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा और तभी जाके रिटर्न ऑन एसेट भी इम्प्रूव होगा। सो नेक्स्ट अगले 3 साल में, ठीक है, बैंक का फोकस है अपना जो डिपॉजिट बुक है उसको डबल करने का, और जो कस्टमर बेस है उसको 3x बढ़ाने का, ठीक है। डिपॉजिट को डबल करना है और इन कस्टमर को 3x से बढ़ाना है। तो यहाँ पे समझने वाला क्या बात होती है सब पॉइंट में, ये सब जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना एज ए इन्वेस्टर, आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि बैंक ने बोला था कि 60% का मिक्स होना चाहिए, खासा 30 to 40% इंक्रीज़ होना चाहिए और कस्टमर डबल होने चाहिए। तो
जब रिजल्ट्स आते हैं फ्यूचर में, तो आपको ये सब देखना होगा कि जो बैंक ने जो एक्सपेक्ट किया तो वो सब हुआ है कि नहीं। अगर वो सब हुआ तो पॉजिटिव है और बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, या तो क्लोज भी है तब भी पॉजिटिव मांग सकते हैं। लेकिन सपोज बैंक ने यहाँ पे बोला कि डबल होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे कस्टमर आधे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैंक परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उनका टारगेट अचीव ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बेस्ड ऑन वो टारगेट ने बैंक अपना फ्यूचर डिसाइड किया हो कि हम यहाँ से इतने पैसे आएंगे तो ये कर सकेंगे। बट अगर उतने कस्टमर नहीं आ रहे, उतने डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली बैंक का प्लान फेल होता जाएगा और बैंक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको ये सब नंबर्स याद रखने हैं और देखना है आने वाले रिजल्ट्स में कि ये सब जो बैंक ने बोला है वो सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके खुद के टारगेट वो मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट्स वहाँ पे आपको जज करना है। तो आपके और मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर हैं मार्केट में जो कि क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा ये यस बैंक फ्यूचर में, क्या होगा। और इसका बेस्ट आंसर तो मैनेजमेंट ही दे सकता है, ठीक है, क्योंकि वही बैंक को चला रहे हैं। तो ऐसे ही 2020 FY21 के अर्निंग कॉल्स में कस्टमर आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वहाँ पे जब सवाल जवाब का सेशन होता है उन्होंने सवाल पूछा डायरेक्टली मैनेजमेंट को, जो कि क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर्स है और उनके पास बहुत सारे कंपनी के शेयर्स है, इसलिए उन्होंने सवाल पूछा वहाँ पे। तो यहाँ ये एग्जैक्टली ये सवाल था उनका। मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। एक्चुअली आई एम होल्डिंग द शेयर, इन फैक्ट अ लॉट ऑफ शेयर्स फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, बट एज अ रिटेल शेयर होल्डर आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू एज ऑफ नाउ। तो ये कह रहे हैं कि हम पिछले 3 साल से बहुत सारे शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ यस बैंक के, और एज ए रिटेल छोटा इन्वेस्टर हूँ, बट मेरे को कोई वैल्यू अभी तक मिला नहीं है। एंड मैनेजमेंट के अंदर भी चेंज आ चुका है, बट फिर भी मेरे को पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है। लाइक पहले तो बैंक परफॉर्म ठीक कर रहा था, लेकिन वो तो स्कैम था। उसके बाद तो बैंक गिर गया, मैनेजमेंट भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, रिकंस्ट्रक्शन भी हो गया। RBI ने 50,000 करोड़ बैंक को दे भी दिया। बैंक भी काफ़ी रिकवरी कर रहा है, कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है। उसके बावजूद उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो मैं फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसके अंदर वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर ने डायरेक्टली मैनेजमेंट को पूछा, डायरेक्टली मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने ये जवाब दिया उनको रिटर्न में, फ्रॉम द बैंक साइड वी आर कंटिन्यूसली स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट। तो बैंक ने कहा कि हमारे साइड से हम अपने बैलेंस शीट को तो कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर ही रहे हैं, और प्रोविज़न भी काफ़ी बनाया है। लाइक 75% लोन के लिए प्रोविज़न है, और इन्वेस्टमेंट के लिए 92% प्रोविज़न कवरेज है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की वाली बात नहीं, क्योंकि बैंक के पास इनफ प्रोविज़न है इन केस ऑफ समथिंग, कुछ भी गलत होता है तो। और रिटेल के साइड भी एंड लोन के साइड भी बैंक काफ़ी फोकस कर रहा है, और अपना प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनको इम्प्रूव किया है 42% से। तो ये सब काफ़ी पॉजिटिव साइड है जो बैंक मैनेजमेंट बता रहा है कि हमने ये सब अचीव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इशू है वो टाइमिंग का इशू है। लाइक मेरा फॉल्ट नहीं है, कि आपका भी फॉल्ट नहीं है, सिर्फ टाइमिंग ऐसा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं। सो वी आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग ऑन द बिजनेस फ्रंट। सो बिजनेस में काफ़ी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, अपना बैलेंस शीट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स ने घुमा के दूसरा क्वेश्चन पूछा, डेट्स फाइन, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ और मैं सब पैसा खो दिया उस बैंक के अंदर ही। मेरा एज अभी 28 साल का ही हूँ, और मैं सब यस बैंक के अंदर पैसा लगा के अभी यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है मेरे पास, और तो इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ और आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट को ये बात बोला। मैनेजमेंट बोला कि मैं आपका कंसर्न को समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये यस बैंक एक ऐसा बैंक था जो कि बंद होने वाला था, लाइक कंप्लीटली शट डाउन होने वाला था। अब वो बैंक कितना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया पिछले 1 साल में, ठीक है। तो आपको वो पॉजिटिव चीज़ देखना पड़ेगा। एक बंद होता हुआ बैंक आगे निकलते हुए दिख रहा है कि उनका इनकम बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, रिकवरीज भी हो रहा है NPA के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये बोलने का कोशिश किया है। तो चलिए देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में जो बैंक की इंटरेस्ट अर्न हुई है वो तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कमी है, और बैंक की जो एक्सपेंडिचर भी क्या देखोगे तो पिछले साल से लाइक मार्च 2020 से लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो उसमें गिरावट है, वो अच्छी बात है। इंटरेस्ट इनकम में गिरावट है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में गिरावट है, एटलीस्ट वो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू लास्ट मार्च के अंदर। एंड बैंक ने प्रोविज़न यहाँ पे क्रिएट किया है 5200 करोड़ का। वही मेन रीज़न है कि यहाँ पे आप लोन नेट लॉस देख सकते हैं 3790 का
तो यहाँ पे मेजर लॉस का जो रीज़न क्या होता है कि बैंक को प्रोविज़न क्रिएट करना होता है जितने भी लोन्स वो देते हैं, ताकि इन टर्म्स ऑफ एनपीए बैंक्स को बर्दाश्त कर सके नुकसान को, उसके लिए ठीक है। उस वजह से यहाँ पे मेजर लॉस देखने को मिल रहा है बैंक के अंदर। अब वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। रेवेन्यू बैंक की देखेंगे तो काफ़ी अच्छी नज़र आ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बैंक का परफॉर्मेंस अफेक्ट हुआ है एंड कोविड की वजह से भी काफ़ी अफेक्ट हुआ है, बट ये विद टाइम इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। बट मैं अभी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फिर से अफेक्ट हुआ है कोविड इस टाइम पे कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये कोविड में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, बहुत लॉकडाउन्स हुए हैं। तो देखो क्या होता है आने वाले टाइम में। नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस में है 2021 में, बट आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक को उठने का चांस लग रहा है आने वाले टाइम में, लाइक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा पॉजिटिव साइन देख को लगता है। ईपीएस ऑब्वियसली अगर लोग नेट प्रॉफिट लॉस है तो ईपीएस तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, वो भी लॉस में ही रहेगा। बुक वैल्यू पर से 13 रुपीज़ की है, 13.23, काफ़ी गिर गया है। बट एट करेंट प्राइस जो इक्विटी मार्केट में जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो भी एट बुक वैल्यू ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो वो अच्छी बात है। एज ए इन्वेस्टर आपको एंटर करना है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है 2.71% में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो मैंने पहले कहा था कि बैंक अपना सीडी रेशियो को इम्प्रूव कर रहा है, उसी कारण से यहाँ पे हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे ग्रॉस एनपीए अगर देखोगे बैंक का तो कंपेयर करो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज थर्ड रो में, अब देखिए ठीक है। थर्ड रो में मार्च 2020 का देखिए 16.8 था और मार्च 2021 में 15.41 है, तो यहाँ पे फॉल हुआ है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए के अंदर फॉल हुआ है, वो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन कंपेयर करेंगे अगर लास्ट क्वार्टर से दिसंबर 2021 से तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। वो इंक्रीज़ इसलिए नहीं हुआ है कि एनपीए बढ़ गया, बट लोन बुक का साइज़ छोटा हो गया, इसलिए हमको एनपीए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और ग्रॉस एनपीए में जैसे मैं बताया ईयर टू ईयर में कंपेयर करेंगे तो 140% फॉल हुआ है, बहुत पॉजिटिव साइन है। तो चलिए अब देखते हैं यस बैंक 2.0 क्या है। बेसिकली आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन बैंक को हम लोग 2.0 बोल रहे हैं यस बैंक को। तो स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन लाइबिलिटी ग्रोथ फोकस है। स्ट्रॉन्ग इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, बैंक अपने लाइबिलिटी साइड जो होती है बैलेंस शीट को इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और बैंक अपनी न्यू मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है। डिजिटल मीडिया से अपने बिजनेस को, डिजिटल इनोवेशन से अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, अपने मार्जिन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, मोर एंड मोर डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने का कर रही है। कॉम्प्लायंस एंड गवर्नेंस बहुत अच्छा है इस एट प्रेजेंट, लाइक पहले की तरह नहीं है वो। एंड आर फोकस है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में एंड इन्वेस्टमेंट करने का, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, कम रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है बैंक को। एंड अच्छा बैलेंस लाना है रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग के बीच में, अच्छा इंप्रूवमेंट लाना है, प्लस हर एक एरिया में ग्रो करना है। रिटेल के अंदर भी ग्रो करना है, होलसेल के अंदर भी ग्रो करना है। एंड बैंक अपनी जो रिकवरी कर रही है टॉक्सिक एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से भी रिकवरी को करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि एग्जांपल बैंक ने पोजीशन ले लिया रिलायंस सेंटर बिल्डिंग हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर ऑफ अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जो लोन डिफॉल्ट होने के बाद में बैंक ने वो प्रॉपर्टी को का पोजीशन ले लिया, जब्त कर लिया है बेसिकली। एंड और एक क्या है 24% स्टेक ले लिया है ये डिश टीवी इंडिया का। तो इस तरह से बैंक अपना जो भी टॉक्सिक एसेट्स है वहाँ से रिकवरी कर रही है। तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है बैंक के अंदर, बैंक ने सक्सेसफुली रेस किया 15,000 करोड़ से फॉलो पब्लिक ऑफरिंग से। मोरेटोरियम को 5 मंथ्स के अंदर बैंक ने ये फंड को रेस किया है। तो अगर बैंक को 15,000 करोड़ अभी भी रेस कर पा रहा है मार्केट से, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इसके ऊपर भरोसा है, तभी वो रेस कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं रेस कर पाता वो। मूडीज़ जो है क्रेडिट रेटिंग देती है बहुत सारी चीज़ों को, तो उसने यस बैंक का क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूवमेंट दिया है थोड़ा सा, लाइक B3 है जो कि CAA1 से बेटर होता है, ठीक है। बट उसके बाद भी मूडीज़ के हिसाब से ये नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है अभी, लाइक अगर ए कैटेगरी में जब तक नहीं आता है या तो थोड़ा 20 में तो लोअर कैटेगरी में नहीं आता तो अच्छा नहीं हो, मतलब बेसिकली अभी तक। LIC ने भी अभी इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर कंपनी यस बैंक के अंदर, ठीक है। 105 करोड़ शेयर बेसिकली उन्होंने बाय किया है
तो ओपन मार्केट से, ये भी एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं, क्योंकि LIC जैसा कंपनी पे भी इन्वेस्ट कर रहा है ओपन मार्केट से इस बैंक के अंदर, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव नज़र आया ही होगा। और बैंक ने 25,000 करोड़ पैसा रिटर्न कर दिया है RBI को, जो कि 50,000 करोड़ जैसा मैंने पहले बोला था RBI ने बैंक को दिया था, यस बैंक को, उसमें से 25,000 बैंक ने रिटर्न भी कर दिया RBI को। तो यहाँ पे भी बहुत पॉजिटिव साइन है एक टाइप की, ये दिखाता है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अभी हम कंपेयर करेंगे बैंक के अपने कंपटीटर्स के साथ, लाइक HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। तो यहाँ पे देखिए जो करंट प्राइस है, ये सब बैंक फर्स्ट कॉलम में करंट प्राइस है, सेकंड में EPS है, थर्ड में PE रेशियो है। PE रेशियो को देखिए सब बैंक की 25%, 22, 35, 31% में ट्रेड हो रही है। तो लेट्स एज्यूम अभी यस बैंक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, बैंक का EPS हो जाता है लाइक 1 या 1.5 हो जाता है। तो अगर 1.5 इंटू 20 भी करते हो, 1.5 इंटू 20 तो डैट इज़ 30, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर प्राइस 30 तक भी जा सकता है अगर EPS में इम्प्रूवमेंट आता है तो। PE रेशियो के लॉजिक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर बुक वैल्यू देखेंगे यस बैंक का अभी अराउंड 14 पॉइंट कुछ है, एंड जो कि बुक टू प्राइस वैल्यू है लाइक ₹1 टाइम्स भी नहीं है, जबकि आप कंपेयर करोगे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, ये सब 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स ट्रेड हो रहे हैं बुक वैल्यू का। सपोज अगर बुक वैल्यू ₹100 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 3 टाइम्स ज़्यादा में या 4 टाइम्स ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है मार्केट में। तो यस बैंक का भी देखोगे तो अपने बुक वैल्यू से भी लोअर में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक, अगर बुक वैल्यू अगर बैंक का जैसे 14 है, अगर 2 टाइम्स में भी ट्रेड होता है तो अगेन यू गेट 28 रुपीज़, ठीक है। यानी कि तो इम्प्रूवमेंट आएगा तो शेयर तो ऊपर जाएगा। तो बाकी कंपनीज के अगर बैंक की अगर शेयर 4 टाइम्स बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है तो ये 2 टाइम्स तो हो ही सकता है, 2 टाइम्स यानी कि 28 रुपीज़ में भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव साइन देखने को मिलते हैं आने वाले टाइम में। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यस बैंक नहीं मर रहा है अभी तो, बट इन्वेस्टमेंट करना रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ यस बैंक डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर भी। लाइक मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सबको रिजल्ट दे रही है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो बैंक को अफेक्ट करता है ना। लाइक 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, बैंक बहुत सारे लोग तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत सबको अफेक्ट हुआ था। कोविड में लाइक समझ लीजिए हम तो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे, सब बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड से सबका बिजनेस अभी डाउन है, सबका बहुत सारे बिजनेस सेट हो गए हैं टेम्परेरी और परमानेंटली। तो वैसा इफेक्ट तो बैंक को भी देखने को मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन और कोविड की वजह से। तो बैंक तो खुद में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर सिचुएशन आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर अगर सपोर्टिव नहीं होंगे तो बैंक भी बेचारा क्या करेगा, तो हमें वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा रिस्की है। मैनेजमेंट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं, और RBI एंड अदर्स बैंक भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर कुछ सिचुएशन मेरे ख्याल से बुरा भी होता है यस बैंक के साथ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, तो मेरे ख्याल से उसको फिर से फर्दर सपोर्ट मिल सकता है सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे मेरे को लगता है सर्वाइवल बैंक का डाउट नहीं है कि सब बैंक सर्वाइव नहीं करेगा, उसमें से वो तो क्लैरिटी है कि बैंक सर्वाइव करेगा। बट मेरे को लगता है इन्वेस्टिंग इन यस बैंक अभी शॉर्ट टर्म में मोर लाइक ए गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कभी गैम्बलिंग नहीं होता, वो तो हमेशा लॉजिक से चलता है ना। आप नंबर्स को देखते हो, स्टडी करते हो, तो गैम्बलिंग नहीं कभी भी नहीं बोल सकते। बट यस बैंक को इसलिए मैं गैम्बलिंग शॉर्ट टर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप तो नंबर्स को स्टडी कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशन को आप स्टडी नहीं कर सकते। आपको पता नहीं इंडिया में 3rd वेव आएगा कि नहीं, 4th वेव आएगा कि नहीं, कोविड का क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कि कोविड के इतने सारे वेरिएंट आ रहे हैं, कुछ फंगस के वेरिएंट आ रहे हैं, क्या होगा फ्यूचर किसी को भी नहीं पता। इसलिए यहाँ पे गैम्बलिंग है, इसको करेंट शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ। क्योंकि बैंक तो परफॉर्म कर रहा, नंबर्स आप स्टडी कर रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस भी आप कर सकते हो, आपको सब उसमें भी हो सकता है कि आपको कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जो कि बैंक के कंट्रोल के बाहर है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, उसकी वजह से बैंक का परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बैंक का पहले ही हालत ख़राब है और उसकी वजह से और हालत ख़राब
वाले सिचुएशन को बैंक शायद हो सकता है सह ना सकें, इसलिए मैं उससे गैम्बलिंग कह रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है। तो मेरी ओपिनियन क्या है, यस बैंक के अंदर सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आप लंबे समय के लिए पेशेंटली होल्ड कर सकें, या आप माइंड ना करें उस पैसे को लूज़ करने के लिए कम्प्लीटली, और मे बी मेजर 50% 60% पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो होल्ड करने के लिए, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है होल्ड कर सकते हो तभी इन्वेस्टमेंट करो। होल्ड, या तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मत करो कि आप आज ले रहे हो 6 महीना में बेचने का प्लान है तो यस बैंक के अंदर मत डालोगे तो फंस जाओगे, हो सकता है ऐसा। अगर Q1 एंड Q2 का नंबर अभी पॉजिटिव आता है एंड सिचुएशन भी इम्प्रूव होता हुआ दिखता है कोविड-19 का, तो आप यस बैंक के अंदर एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे 2 बात ध्यान रखें, अगर नंबर्स इंप्रूवमेंट हो रहा है 1, 2 या 3 क्वार्टर में भी समझ लिए, और कोविड-19 का सिचुएशन भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, तब आप एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको करना चाहिए। ठीक है, वही टाइम होता है मेन पैसा कमाने का। एंटरिंग एट करंट मार्केट प्राइस इज़ नॉट बैड आइडिया। अभी के टाइम में एंटर करना यस बैंक के अंदर बुरा बैड आइडिया नहीं है, क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से लोअर में ही ट्रेड हो रही है, नंबर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है यस बैंक के अंदर अभी एंटर करने का। इससे अच्छा प्राइस नहीं मिल सकता, मे बी बिकॉज ऑफ इंट्राडे ट्रेड एक झटके के लिए प्राइस नीचे गिर जाए अलग बात है, या तो Q1 का रिजल्ट अगर ख़राब आ जाए तब भी एक झटके के लिए बैंक नीचे गिरेगा, बट अगर रिकवरी होता है तो आपको जल्दी वापस वो रिकवरी भी हो जाएगा, वो भी मेरे को लगता है। तो करंट मार्केट प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है यस बैंक के अंदर एंटर करने के लिए। अगर आपके पास होल्ड करने की क्षमता है उसे होल्ड कर सकते हैं, एंटर करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करेगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर।